सोचो एक हाई स्टेक्स पोकर गेम चल रहा है। बिल्कुल। जहां टेबल पर हजारों करोड़ों रुपए दांव पर लगे हैं। राइट। अब एक आम खिलाड़ी तो सिर्फ अपने पत्तों पर ध्यान देता है कि नंबर्स क्या हैं, कार्ड्स क्या हैं, लेकिन जो एक मास्टर प्लेयर होता है ना, एक वैल्यू इन्वेस्टर, वो पत्तों से ज्यादा सामने वाले खिलाड़ी के चेहरे को पढ़ता है। सही बात है। वो देखता है कि जब सामने वाला बोल रहा है तो उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस है या घबराहट। एग्जैक्टली। वो ये नोटिस करता है कि बंदा किस सवाल का जवाब देने से बच रहा है। और यही मास्टर स्ट्रैटेजी हम आज अप्लाई करने वाले हैं अपने इस डीप डाइव में। क्योंकि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी पर बात कर रहे हैं। हाँ, आज हम अदानी पावर लिमिटेड की जनवरी 2026 में हुई Q3 FY26 अर्निंग्स कॉल को वॉरेन बफेट के चश्मे से डिकोड करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ प्रॉफिट लॉस पढ़ना नहीं है, बल्कि एक ट्रूथ डिटेक्शन एक्सरसाइज करना है। और ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस कॉल की शुरुआत वाकई एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ हुई थी। सस्पेंस? ओहो, आप उस बारे में बात कर रहे हैं जब सीईओ। हाँ, एग्जैक्टली। ये एक रूटीन क्वार्टरली कॉल होनी चाहिए थी जहां लीडरशिप अपने फ्यूचर प्लान्स बताती है, लेकिन शुरुआत में ही अनाउंस किया गया कि कंपनी के सीईओ मिस्टर SB खयालिया वहां मौजूद ही नहीं है। वेट, सच में? उन्होंने रीजन क्या दिया? उन्होंने बस इतना कहा कि किसी बिजनेस एग्जिजेंसी यानी जरूरी व्यावसायिक काम की वजह से वो नहीं आ पाए, और पूरी कॉल CFO दिलीप झा ने संभाली। ओह वाओ, मतलब अचानक से सीईओ का गायब होना। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या लीडरशिप के अंदर किसी इंटरनल दबाव का इशारा? एक वैल्यू इन्वेस्टर तुरंत अपने दिमाग में इस बात को नोट करता है। देखो, इमरजेंसीज आ सकती हैं, पर सीईओ किसी भी कंपनी का चेहरा होता है। खासकर तब जब आप इन्वेस्टर्स को इतने बड़े लॉन्ग टर्म प्लान्स बेच रहे हों। बिल्कुल। और जब सारा भार अचानक CFO पर आ जाता है ना, तो कॉन्वर्सेशन का टोन पूरी तरह बदल जाता है। CFOs आमतौर पर रिस्क मैनेजमेंट और नंबर्स की भाषा में ज्यादा बात करते हैं। वो डिफेंसिव खेलते हैं। तो जब सीएफओ ने चार्ज लिया, उनका टोन कैसा था? मुझे तो इनके स्टेटमेंट्स में काफी कॉन्ट्रडिक्शन महसूस हुआ। कॉन्ट्रडिक्शन कैसा? एक तरफ वो बहुत ज्यादा रियशोरिंग लग रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ एक डिफेंसिव दीवार भी खड़ी कर रखी थी उन्होंने। सही पकड़ा आपने। अगर हम उनके चुने हुए शब्दों का पोस्टमार्टम करें तो प्रिडिक्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म PPA और रेगुलर जैसे शब्द बार बार दोहराए गए। ये तो एक क्लासिक नैरेटिव बिल्डिंग टेक्निक होती है ना? हाँ, CFO लगातार ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि बाहर मार्केट में भले ही उथल-पुथल हो, उनका बिजनेस एक सेफ बंकर के अंदर है। राइट, क्योंकि ऑफिशियल नैरेटिव ये बनाया गया कि कंपनी का प्रदर्शन बहुत शानदार है। उन्होंने हाईलाइट किया कि Q3 का रेवेन्यू 12,717 करोड़ रहा। लेकिन असली रियलिटी थोड़ी अलग थी। एग्जैक्टली। जब हमने पिछले साल के इसी क्वार्टर से तुलना की तो पता चला कि Q3 FY25 में रेवेन्यू 13,434 करोड़ था। यानी मुनाफा और रेवेन्यू दोनों में एक्चुअल गिरावट आई है। Here's where it gets really interesting. एक तरफ रेवेन्यू गिर रहा है और दूसरी तरफ मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा बिजनेस बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है। ये तो वही बात हो गई कि एक दुकानदार कहे बारिश के वजह से दुकान पर कस्टमर कम आए। हाँ, पर मैंने पहले से ही थूके के ऑर्डर बुक कर रखे थे, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये दुकानदार वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है पावर बिजनेस पर। असल में हुआ ये कि मई से अक्टूबर तक लंबा मॉनसून चला। अच्छा। मौसम ठंडा रहा तो AC और कूलर कम चले, साथ ही हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन बढ़ गया। जिसका डायरेक्ट असर इनकी मर्चेंट पावर डिमांड पर पड़ा होगा, राइट? बिल्कुल। मर्चेंट पावर यानी वो बिजली जो ओपन मार्केट में डेली डिमांड के हिसाब से बेची जाती है, उसके दाम 4.56 रुपीस से गिरकर 4.37 रुपीस पर यूनिट रह गए। ओ, तो इसका मतलब उनका जो वॉक इन कस्टमर वाला बिजनेस था वो मौसम और रिन्यूएबल्स की वजह से पिट गया। हाँ, इसीलिए ओवरऑल रेवेन्यू गिरा। लेकिन एक सेकंड, वो इस क्वार्टर को बचा कैसे गए? उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी इतना स्ट्रांग कैसे दिख रहा था? क्योंकि उनका 90% बिजनेस उस होलसेल PPA मॉडल पर चलता है। पावर परचेज एग्रीमेंट। हाँ, उनकी टोटल कैपेसिटी लगभग 18.15 गीगावाट है, जिसमें से 90% से ज्यादा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में सिक्योर्ड है। इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें कैपेसिटी चार्ज होता है। मतलब अगर नू तो प्लांट बिजली बनाने के लिए तैयार खड़ा है और आगे मांग नहीं भी है, तब भी उन्हें प्लांट खड़ा रखने का फिक्स्ड पैसा मिलेगा। एग्जैक्टली। CFO बार बार इसी PPA मॉडल को एक ढाल की तरह आगे कर रहे थे। ओके, समझ गई। PPA एक सेफ्टी नेट का काम कर रहा है। लेकिन ये तो हुई पिछले क्वार्टर की बात।
एक स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ रियरव्यू मिरर नहीं देखता ना। सही बात है, उसकी नज़र हमेशा विंडशील्ड पर होती है, आगे के रास्ते पर। और जब हम इनके आगे के प्लान्स देखते हैं तो नंबर्स लिटरली दिमाग घुमाने वाले हैं। सीएफओ ने एक ऐसी योजना का जिक्र किया जो पावर सेक्टर में सबसे बड़ी है। आप 24 गीगावाट नई कैपेसिटी जोड़ने की बात कर रही हैं। हाँ, और इसके लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का केपेक्स, मतलब 22 बिलियन यूएस डॉलर्स। अचानक इतना बड़ा खर्चा कहाँ से आएगा जब करंट रेवेन्यू थोड़ा गिरा हुआ है? यही तो एक वैल्यू इन्वेस्टर का सबसे बड़ा सवाल होता है, कैपिटल एलोकेशन। राइट। सीएफओ ने इस सवाल पर जो इशारे दिए वो काफी डीप हैं। उन्होंने कहा है कि उनके मौजूदा प्लांट्स हर साल लगभग 20,000 करोड़ का एफएफओ जनरेट कर रहे हैं। एक मिनट, एफएफओ, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस? हाँ, और उनका दावा है कि इस मेगा एक्सपेंशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो इसी इंटरनल कैश फ्लो से फंड करेंगे, नया उधार लेकर नहीं। वेट, मुझे यहाँ थोड़ा उलझन हो रही है। नेट प्रॉफिट तो इस क्वार्टर में दबा हुआ था, तो ये 20,000 करोड़ कहाँ से आ रहा है? यहीं पर अकाउंटिंग का असली जादू सामने आता है। नेट प्रॉफिट और एफएफओ में बहुत अंतर होता है, खासकर हेवी इंडस्ट्रीज में। ओके। नेट प्रॉफिट निकालते वक्त कंपनी अपने एसेट्स पर लगने वाला डेप्रिसिएशन माइनस करती है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। अच्छा, मतलब एक्चुअल कैश बैंक से बाहर नहीं जा रहा, वो बस पेपर पर एसेट की वैल्यू कम होने का हिसाब है? एग्जैक्टली। तो जब एफआईओ निकालते हैं, उस पेपर एक्सपेंस को वापस जोड़ देते हैं, तो कैश इन हैंड काफी ज्यादा दिखता है नया प्लांट लगाने के लिए। ओह, समझ गए। और जो थोड़ा बहुत गैप बचेगा उसके लिए उन्होंने हाल ही में 7,500 करोड़ के ए रेटेड डिबेंचर्स इशू किए मार्केट में। बिल्कुल। तो सीएफओ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी इंटरनल इंजन से ही चलेगी। लेकिन प्रोजेक्शंस बनाना और एमएस एक्सेल पर नंबर्स दिखाना एक बात है, ग्राउंड रियलिटी पर इतने बड़े प्लांट्स लगाना बहुत मुश्किल होता है। क्या इनके पास इस लेवल का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है? सीएफओ इस सवाल की उम्मीद कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बुटीबोरी प्लांट का उदाहरण सामने रखा। बुटीबोरी, ये महाराष्ट्र वाला प्लांट है ना? हाँ, एक 600 मेगावाट का पावर प्लांट जो सालों से बंद पड़ा था, डेड एसेट बन चुका था। अदानी पावर ने पिछले साल उसको खरीदा, और खास बात यह है कि आज वो न सिर्फ पूरी तरह चालू है, बल्कि उन्होंने महाराष्ट्र डिस्कॉम के साथ 5 साल का पीपीए भी साइन कर लिया है। वाह, बंद पड़ी फैक्ट्री खरीदकर उसको चालू करना और नया कस्टमर ढूंढ लेना, ये तो सच में इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी दिखाता है। बिल्कुल, ये उनकी कार्यक्षमता का सॉलिड प्रमाण है। फेयर इनफ। लेकिन किसी भी एक्सपेंशन में कोई जीरो रिस्क गारंटी तो नहीं होती। तो अब उस एलिफेंट इन द रूम के बारे में बात करते हैं, गोड्डा प्लांट और बांग्लादेश का विवाद। ये पूरी कॉल का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था। गोड्डा प्लांट, जो झारखंड में है, पूरी तरह से बांग्लादेश को पावर सप्लाई करने के लिए बनाया गया है। राइट। और पिछले कुछ महीनों में वहां जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है उसने काफी टेंशन पैदा किया है। हाँ, और जब कॉल में इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो हमें एक क्लियर मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी टेस्ट देखने को मिला। सीएफओ का जवाब सुनने लायक था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बस एक ही लाइन बार बार रिपीट की, सप्लाई रेगुलर है, बिलिंग रेगुलर है, पेमेंट रेगुलर है। ओ, इसको तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में ओवर रीअश्योरेंस कहते हैं। एग्जैक्टली। ये एक डायरेक्ट सिग्नल है कि मैनेजमेंट जानता है कि इन्वेस्टर्स के अंदर घबराहट है और वो उस डर को कवर अप कर रहे हैं। पर वो आश्वस्त कर ही नहीं पाए। एक तरफ वो कह रहे हैं सब रेगुलर है, और दूसरी तरफ उन्होंने माना कि बांग्लादेश पर 2 महीने का पेमेंट ड्यूज बाकी है। सही बात है। अब कोई मैनेजमेंट 2 महीने के बकाये को नॉर्मल कैसे कह सकता है जब पड़ोसी देश में इतना बड़ा संकट चल रहा हो? यही इस कॉल का सबसे बड़ा हिडन रिस्क है। एक इन्वेस्टर हमेशा देखता है कि क्या नहीं बताया गया। पूरी चर्चा में सीएफओ ने इसको नॉर्मल कमर्शियल साइकिल बता दिया। लेकिन अगर देश कंप्लीटली डिफॉल्ट कर दे तो उनका प्लान भी क्या है? वही तो, इस पर कॉल में बिल्कुल चुप्पी थी। क्या वो गोड्डा प्लांट की बिजली को इंडियन ग्रिड में बेच सकते हैं? कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा? किसी ने जवाब नहीं दिया। ये तो एकदम रेड फ्लैग है। नंबर्स अपनी जगह हैं, पर जियोपॉलिटिकल रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते। पैसे पावर सेक्टर में ना रेगुलेटर को भगवान कहा जाता है। बिल्कुल, रेगुलेटर की नीति ही सब कुछ तय करती है। तो इस कॉन कॉल में रेगुलेटरी सिग्नल्स क्या थे? रेगुलेटर के इशारे इस बार मिक्स थे। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल मिला और एक कॉशनिंग नेगेटिव सिग्नल। चलो पहले अच्छी खबर बताओ, पॉजिटिव सिग्नल क्या था? भारत सरकार ने हाल ही में अपनी डोमेस्टिक कोल एक्सपोर्ट पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव किया है। अब तक नियम था कि एक्सपोर्ट वाली बिजली के लिए इंपोर्टेड कोयला ही यूज करना होगा। अच्छा, पर अब उन्होंने डोमेस्टिक कमर्शियल माइंस के कोयले से बनी बिजली को भी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। ओह, ये तो गेम चेंजर हो सकता है।
इससे फ्यूल सोर्सिंग सस्ती होगी और इंपोर्टेड कोयले के दाम की उथल-पुथल का असर भी कम होगा। इनके मार्जिन्स के लिए तो ये बेस्ट है। हाँ, ये उनके फेवर में है। पर दूसरी तरफ एक बड़ा रोड ब्लॉक आया है राजस्थान से। वेट, राजस्थान में क्या हुआ? वहां 3200 मेगावाट की नई कैपेसिटी के पीपीए को स्टेट रेगुलेटर ने टेम्परेरीली रोक दिया है। रोक दिया? क्यों? पीपीए तो स्टेट सरकार से ही साइन होता है ना? हाँ, पर रेगुलेटर को लगता है कि स्टेट डिस्कॉम ने आने वाले सालों में बिजली की डिमांड का जो प्रोजेक्शन दिया है वो अनरियलिस्टिक है। मतलब उन्हें लगता है इतनी बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली। और यहाँ एक बहुत बड़ा लेसन छिपा है इन्वेस्टर्स के लिए। हाँ, आमतौर पर जब कंपनी अनाउंस करती है कि इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया, मार्केट तालियां बजाता है, स्टॉक ऊपर जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तब तक रियल नहीं है जब तक रेगुलेटर उस पर स्टैंप ना लगाए, और इस डिले का असर इनके पूरे 2 लाख करोड़ के एक्सपेंशन प्लान पर पड़ सकता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने टोन एनालिसिस किया, कैपेक्स को समझा, रिस्क को देखा। अब वक्त आ गया है इसको वॉरेन बफेट्स की रूथलेस चेकलिस्ट पर रखने का। चलिए पहले रेड फ्लैग्स की लिस्ट बनाते हैं। ओके, पहला रेड फ्लैग तो वही है, सीईओ की अनुपस्थिति और सिर्फ सीएफओ का डिफेंसिव होके आगे आना। दूसरा रेड फ्लैग है बांग्लादेश वाले इशू पर ओवर रिएश्योरेंस और किसी भी ऑल्टरनेट प्लान बी का ना होना। और तीसरा रेड फ्लैग वो राजस्थान वाला पीपीए का अटकना, जो दिखाता है कि डिमांड प्रोजेक्शंस पर रेगुलेटर्स सख्ती कर रहे हैं। और चौथा सबसे बड़ा रेड फ्लैग, इनका पूरा मेगा कैपेक्स फ्यूचर इंटरनल कैश फ्लोज यानी एफएफओ पर टिका है। अगर पीपीए में डिले हुआ तो सारा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। ये रेड फ्लैग्स सच में इग्नोर नहीं किए जा सकते, लेकिन चेकलिस्ट का दूसरा पन्ना क्या कहता है? पॉजिटिव सिग्नल्स कितना मजबूत है? पॉजिटिव्स भी काफ़ी सॉलिड हैं। सबसे बड़ा तो इनका बिजनेस मॉडल ही है। इनका 90% कैपेसिटी लॉन्ग टर्म पीपीए में सेफ है, जो एक बड़ा डाउनसाइड प्रोटेक्शन है। राइट। स्पॉट मार्केट के झटकों से बचे रहेंगे। दूसरा पॉजिटिव है इनकी बोरोइंग कॉस्ट। इनका इंटरेस्ट बर्डन अब 9% से भी कम हो गया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इनका एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड भी तो एक सॉलिड पॉजिटिव है ना, जैसे बुटी बोरी प्लांट में देखा हमने। बिल्कुल। और चौथा पॉजिटिव वही कोल एक्सपोर्ट पॉलिसी का बदलाव, जो इनके मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करेगा। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो आने वाले 5 सालों में इसका क्या इम्पैक्ट दिखता है? बेस केस कैसा लगता है आपको? बेस केस में कंपनी अपनी 24 गीगावाट की विस्तार योजना को स्मूथली पूरा कर लेती है, नए लॉन्ग टर्म पीपीए मिल जाते हैं और कैश से कैपेक्स फंड हो जाता है। ये कंपनी एक कैश रिच कंपाउंडिंग मशीन बन जाएगी। लेकिन अगर हम वर्स्ट केस सिनेरियो देखें तो सोचिए, बांग्लादेश पेमेंट पूरी तरह रोक दे, राजस्थान जैसे 2-3 स्टेट्स में रेगुलेटर फर्दर डिमांड प्रोजेक्शंस रिजेक्ट कर दें, और अगर उसी वक्त मर्चेंट प्राइसेस भी लो पर अटक गए तो इनका एफएफओ जनरेशन टूट जाएगा। हाँ, और तब उन्हें मजबूरन कर्जा लेना पड़ेगा और डेट ट्रैप में फंसने का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या बनता है? एक रैशनल इन्वेस्टर को क्या व्यू लेना चाहिए? देखिए, मेरा व्यू यहाँ वेट एंड वॉच का होगा, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव साइड की तरफ झुका हुआ। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम इनके स्ट्रॉन्ग एसेट बेस को इग्नोर नहीं कर सकते। पीपीए इनको अच्छा प्रोटेक्शन दे रहा है और ये एक्चुअली प्लान सक्सेसफुली ऑपरेट करते हैं। पर 2 लाख करोड़ का स्केल इतना बड़ा है कि आप आंख बंद करके पैसा नहीं लगा सकते। सही कहा। हर क्वार्टर में इनकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे नजर रखनी पड़ेगी। चलिए, अब इस पूरी डिस्कशन को फटाफट समाप्त करते हैं हमारे लिसनर्स के लिए। जरूर। एकदम सिंपल इंग्लिश समरी। एक्चुअल में हुआ क्या? एक्चुअल में ठंडे मौसम और रिन्यूएबल्स की वजह से मर्चेंट बिजली सस्ती हो गई, इसलिए इनका रेवेन्यू थोड़ा गिर गया। ठीक है। और मैनेजमेंट इस पर क्या कह रहा है? मैनेजमेंट कह रहा है कि डरने की बात नहीं है, हमारी 90% बिजली सिक्योर है और हम अपना मेगा एक्सपेंशन खुद की कमाई से करेंगे। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या समझना चाहिए? यही कि बिजनेस मॉडल तो मजबूत है, पर बांग्लादेश जैसी जियोपॉलिटिक्स और राजस्थान जैसी रेगुलेटरी डिलेज को क्लोज मॉनिटर करना होगा। कॉशियस रहना जरूरी है। बहुत बढ़िया। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा थॉट छोड़ना चाहती हूँ जिसके बारे में कंपनी ने बात ही नहीं की। हाँ, बताइए। कंपनी 2032 तक कोयले वाली पावर जोड़ रही है, पर क्या होगा अगर अगले 5 सालों में रिन्यूएबल बैटरी स्टोरेज इतनी सस्ती हो जाए कि सूरज ढलने के बाद भी सस्ती बिजली मिलने लगे? ये सच में एक आई ओपनर थॉट है। राइट? अगर सस्ती बैटरी आ गई तो इनका ये मैसिव कोल एक्सपेंशन आउटडेटेड नहीं हो जाएगा? तब डिस्कॉम्स महंगे पीपीए क्यों साइन करेंगे? ये पावर सेक्टर के आने वाले दशक का सबसे बड़ा डिस्रप्शन हो सकता है।
इन्वेस्टर्स को इस फंडामेंटल शिफ्ट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बिल्कुल। दोस्तों याद रखिए, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। दिस एनालिसिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। सही कहा। हमारा काम सिर्फ फैक्ट्स को डीप डाइव करके समझाना है। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, थम्स अप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि सब लोग स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले सकें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।